क्षमा चाहूँगा और कुछ तकनीकी कारणों से ये जो लाइव सेशन है ये बीच में मुझे लगता है कहीं डीलिंक हो गया था और मुझे लग रहा है फिर से मैं क्षमा याचना के साथ से एक बार फिर से आपके बीच में हूँ। तो मित्रों मैं जी धन्यवाद जन सुलभ पुस्तकालय, एक बार फिर से मैं मित्रों के बीच में हूँ। मैं कविता पाठ कर रहा था और जो दूसरी कविता मैं पढ़ रहा था, औरत की आँच, इसे मैं पुनः पढ़ रहा हूँ। कि भुलेखे में है पुरुष जो नंगे जिस्मों में कहीं ढूंढ रहे औरत की आँच। भुलेखे में वे भी बर्बाद कर रहे जो इसे ठंडे मौसम में सड़कों पर भेजकर उसे फटे हाल, जबकि भव्य भवनों आलीशान कॉलोनियों तक में पसरी हुई है चारों तरफ इंसान को निचोड़ती गलाती औरत की आँच। भुलेखे में है पुरुष नंगे जिस्मों में कहीं ढूंढ रहे जो औरत की आँच। भुलेखे में वे भी बर्बाद कर रहे जो इसे ठंडे मौसम में सड़कों पर भेजकर उसे फटे हाल, जबकि भव्य भवनों आलीशान कॉलोनियों तक में पसरी हुई है चारों तरफ इंसान को निचोड़ती गलाती ठंड। आपने छूकर देखा है कभी शाम को उतार कर अलगनी पर रखी उसकी शॉल को? दुनिया का एक श्रेष्ठ और कोमल कवच होने का गौरव लिए सहेजे रहती है जो औरत की आँच। छूकर देखा है कभी उसके पर्स में रखा शीशा, रुमाल या बिंदिया संजोए हुए है जो उसके पोरों का नाजुक स्पर्श। छूकर देखा है कभी उसके पर्स में रखा शीशा, रुमाल या बिंदिया संजोए हुए है जो उसके पोरों का नाजुक स्पर्श। छूकर देखा है सड़क किनारे लिटाए उसके बच्चे के गाल को, पसीना पोंछती बार बार पुचकारती जी खोलकर सौंपती है जिसे होंठों का स्पर्श। आँच का व्यापार भी है हर तरफ जोरों पर, कि आँच का व्यापार भी है हर तरफ जोरों पर। सतरंगे तिलिस्मी प्रकाश की चकाचौंध में उधर टीवी पर भी रचा जा रहा आँच का प्रपंच। जरूरी है आँच और उससे भी जरूरी है आग और उससे भी जरूरी आँच। नासमझ है वे, समझ नहीं रहे आग और आँच का फर्क, आग और आँच का उपयोग। पूजने से जड़ हो जाएगी, कैद होने पर तोड़ देगी दम। मनोरंजन मात्र नहीं हो सकती है आग या आँच। खतरनाक है उसकी नासमझी, खतरनाक है उनकी नासमझी। राखी बंधवाते महसूस कर सकते हैं इसे, कि राखी औरत की आँच, राखी बंधवाते महसूस सकते हैं इसे, वही आँच जिसे महसूस कर रहा ठंडे पानी से नहाता वो फूल जिसे सींच रही एक बच्ची। हाथ बुने स्वेटर के रेशे रेशे में विन्यस्त है तमाम बुरे दिनों और ठंडे मौसमों के लिए गुनगुने स्पर्श से संजोई आँच। औरत की आँच पत्थर मिट्टी सीमेंट को सेंकती है, बनाती है उसे एक घर। कि औरत की आँच पत्थर मिट्टी सीमेंट को सेंकती है, बनाती है उन्हें एक घर। उसकी आँच से प्रेरित होकर ही चल रहा है ये अनात्म संसार। और अंतिम पंक्तियां, कि एक अंडा है यह पृथ्वी, एक अंडा है यह पृथ्वी, मां मुर्गी की तरह से रही जिसे औरत की आँच। एक अंडा है यह पृथ्वी, एक मुर्गी की तरह से रही जिसे औरत की आँच।
एक बर्फ का गोला है जमा हुआ, जिसकी जड़ता और कठोरता को निरंतर पिघला रही वह जीवित और जीवनदायी जल में बदलती हुई। एक अंडा है यह पृथ्वी, माँ मुर्गी की तरह से रही जिसे औरत की आंच। एक बर्फ का गोला है जमा हुआ, जिसकी जड़ता और कठोरता को निरंतर पिघला रही वह जीवित जीवित और जीवनदायी जल में बदलती हुई। हीरो वाधवानी जी नमस्कार। और भी मित्र जो यहाँ जुड़ रहे हैं, आप सबका हार्दिक आभार कि आप इस लाइव सत्र में, इस लाइव सेशन में हौसला अफजाई के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, इस तरह से मैं अपनी रचनाशीलता के सफ़र का या उस पर बात कर रहा था कि किस तरह से रचनाशीलता से मेरा जुड़ाव होता है। और उसके बाद तमाम बड़ी पत्रिकाओं में भी मुझे और सच बात ये भी है कि पत्रिकाओं ने ही हम जैसे जो हिंदी पट्टी की मुख्य धारा से दूर बैठे हुए लोग हैं, तो जो पत्रिकाओं में कविताएं हमारी आती हैं, छपती हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी रचनाशीलता को विस्तार मिलता है। नए लोगों से जुड़ना होता है, नए लोगों के एक तरह से उनकी दृष्टि में हमारी रचना पहुंचती है, हमारी अभिव्यक्ति उन तक पहुंचती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए जो दूर पार बैठे हैं, तो मैं बहुत स्नेहपूर्वक, बहुत सम्मानपूर्वक तमाम बड़ी पत्रिकाएं जिन्होंने मेरी रचनाशीलता को स्थान दिया, जगह दी, उन सब का मैं, उन संपादकों का और उन पत्रिकाओं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक अजीब तरह की निसंगता में जिस तरह से हम जीते हैं, दूर पार बैठे हुए साहित्यिक सत्ता केंद्रों से जो लोग हैं, तो जब पत्रिकाओं में हम लोग प्रकाशित होते हैं और दूर पार तक हमारी कविताएं पहुंचती हैं और पाठकों का, मित्रों का, कवियों का, लेखकों का एक तरह से राबता बनता है, उससे उस रचना के माध्यम से हम तक वो उनकी दृष्टि पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं हमें विस्तार भी मिलता है और एक ऊर्जा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ फिर जब उन पत्रिकाओं को याद कर रहा हूँ, पत्रिका के उन मंचों को याद कर रहा हूँ जिन मंचों ने बहुत स्नेह के साथ मेरी रचनाशीलता को स्थान दिया, जगह दी। और इस तरह से पत्रिकाओं में कविताएं छपनी शुरू हुई। पत्रिकाओं में जब कविताएं छपनी शुरू हुई तो एक पाठकीय विस्तार भी मिला रचनाशीलता को। इस तरह से हमारी अपनी पत्रिकाएं हैं, हिमप्रस्थ है या विपाशा है, और उसके बाद जो बाहर की पत्रिकाएं हैं, तमाम तरह की तमाम जो पत्रिकाएं हैं, और वो पत्रिकाएं मैं कहना चाहूँगा कि नया ज्ञानोदय, पहल, वागर्थ, कादम्बिनी, ये सब पत्रिकाएं, बया और ये आकंठ से लेकर के लघु पत्रिकाओं ने बहुत हमारी रचनाशीलता को विस्तार दिया, पाठकों तक पहुंचाया। और पिछले करीब 15-20 वर्षों से मेरी कविताएं जिन पत्रिकाओं में छपती रही हैं, उन पत्रिकाओं का मैं बहुत उनका प्रेरणादायी स्नेह मुझे मिला है और हम लोगों की रचनाशीलता को दूर पार तक ये पत्रिकाएं पहुंचाती रही हैं। तो फिर जब पत्रिकाओं में लगातार छपते रहे और 15 वर्षों तक लगातार मुख्य धारा की पत्रिकाओं में जगह मिलती रही कविताओं को, तो यहाँ हमारे आसपास बहुत आत्मीय मित्र SR हरनोट जी हैं, केशव जी हैं, सुरेश सेन निशांत है, श्रीनिवास श्रीकांत है, या रजनीश शर्मा है। इन सब मित्रों ने जब कविताएं छप रही हैं, तो 15 वर्षों से छप रही है, तो उन्होंने कहा कि संग्रह ज़रूर आना चाहिए। और मैं बहुत इज्जत के साथ, बहुत स्नेह के साथ अपने बहुत प्रिय मित्र जो दुर्भाग्य से गत 2 वर्ष पूर्व हमसे बिछुड़ गए, सुरेश सेन निशांत। तो भाई सुरेश सेन निशांत का लगातार मेरे घर
नियमित रूप से उनका आना जाना था। और ये आना जाना कविता के इतने मजबूत सूत्र से बंधा हुआ था कि बिना किसी कार्य के, बिना किसी सांसारिक प्रयोजन के निशांत जी छूट निकाल कर, अपने सारे दायित्वों से छूट निकाल करके महीने में 1 या 2 बार मेरे घर नियमित रूप से आते थे और नई कविताएं लेकर के आते थे। मेरी रचनाशीलता, अपनी रचनाशीलता को साझा करने के उद्देश्य से आते थे और अपनी संवेदनाएं, अपनी बातचीत, कविता के बारे में हमारी लगातार बातचीत होती थी। तो उस संदर्भ में वो लगातार मेरे घर आते थे। तो आते थे और फिर जब भी आते थे इधर पिछले समय में, तो कहते कि भाई, जब किताब की योजना की मैं बात कर रहा हूँ कि आप की किताबें, आपकी कविताएं बिखरी हैं, वो पत्रिकाओं में छपी हैं और उनको निकालो और अब संग्रह आना चाहिए। 15 वर्षों से जब छप रही थी कविताएं और संग्रह के बारे में बहुत ज़्यादा मैं जिज्ञासु या उत्साही भी नहीं था, तो निशांत जी हर बार कहते थे जब घर आते थे कि आप अपनी कविताएं निकालिए और अब वो पुस्तकाकार आनी चाहिए। तो इस तरह से सुरेश सेन, निशांत, SR हरनोट, केशव जी और श्रीनिवास श्रीकांत जी, रजनीश शर्मा, इन सब मित्रों की जो आग्रह था, स्नेह था, उसकी प्रेरणा से फिर वो कविताएं इकट्ठी हुई और किताब पगडंडियां गवाह हैं जो 2011 में प्रकाशित होकर के आई। मैं पुस्तकाकार प्रकाशन के प्रति एक तरह से उदासीन ही कही, तो ये कहीं ना कहीं निशांत जी की बार बार प्रेरणा से और इन मित्रों के आग्रह से ये कविताएं पुस्तकाकार छपी और 2011 में पुस्तकाकार जो कविताओं का संकलन आया। काफ़ी मित्रों ने उसको सराहा और मुझे स्वाभाविक रूप से कभी ऐसा लगा नहीं कि किताब पे अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे मिलेंगी, जो मिली। और बड़ा सुखद आश्चर्य की तरह मुझे मेरे साथ हुआ कि किताब को मित्रों ने बहुत स्नेह दिया और मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र देश भर से इस किताब के माध्यम से, इन कविताओं के माध्यम से मुझसे जुड़े और उनका प्रेरणादायी स्नेह मुझे मिला। तो ये सिलसिला चलता रहा और तो 2011 में ये संग्रह आया और इस पर अच्छी बातचीत भी काफ़ी मित्रों ने की। नामवर सिंह जी से लेकर के मैनेजर पांडे जी, बहुत हमारे आदरणीय अग्रज मदन कश्यप जी, बलराम जी और तमाम लोगों ने, श्रीनिवास श्रीकांत जी, सब लोगों ने इस पर अपनी बात विस्तार से विभिन्न मंचों पर कही। तो मित्रों, इस तरह से अब मैं अगली कविता, बातचीत भी होती रहेगी और मैं अगली कविता भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इसी संग्रह में से पगडंडियां गवाह है में से मैं अगली कविता आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है रंग पुताई करने वाले। मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी जो रचना प्रक्रिया है वो हमारे रचनागत सरोकारों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो सरोकारों, हमारे काव्य सरोकार हमारी रचना प्रक्रिया को, रचनाशीलता को निर्मित करते हैं। तो ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है रंग पुताई करने वाले। कि रंगों से रहा है उनका और उनके जीवन का वास्ता, कुछ कुछ हो सकता है पर ठीक वैसा नहीं रहा जैसा पिकासो का, गुरुदेव रविंद्र या MF हुसैन का। कि रंगों से रहा है उनका और उनके जीवन का वास्ता, कुछ कुछ हो सकता है पर ठीक वैसा नहीं रहा जैसा पिकासो का, गुरुदेव रविंद्र या MF हुसैन का। हालांकि रंग उन्हें भी खींचते हैं, लुभाते हैं वैसे ही, कमोवेश मिल सकती है उनसे इनकी रुचियां, प्राथमिकताएं तो लगभग नहीं। अपनी प्राथमिकताओं में बंधे सुबह के जाड़े के खिलाफ मुस्तैद, गलबंद कसी कनपटियां ताने, जर्दा तंबाकू मलते फटकते चल पड़े हैं वे काम पर। ये किशन रहता है दड़बानुमा खोली में,
करीम कच्चे मटकांधों में, ये रामधन तबेले नुमा भाड़े की कोठरी में, पर बड़े बड़े लोगों के पास महफूज हैं इनके नाम पते। कि रंग पुताई के माहिर कारीगर हैं ये। बड़े बड़े आलिशान घरों को तितलियों फूलों की मानिंद रंगों से सजाते हैं ये बात अलग कि उनके घरों में लगता रहा है चूना ही। कि बड़े बड़े आलिशान घरों को तितलियों फूलों की मानिंद रंगते सजाते हैं वे महंगे रंगों से, ये बात और कि उनके घरों में लगता रहा है चूना ही। सुबह से शाम तक रंगों से खेलते रहते हैं वे अपने पूरे कला कौशल के साथ, पर कोई नहीं मानता इन्हें कलाकार। वे जीते हैं पुश्त दर पुश्त अनाम, हालांकि कम नहीं है इनकी भी रंगों की समझ। क्या कितना मिलाकर बनता कैसा रंग, किशन जानता है। किशन कहता है साहब आसान नहीं है मथना सहेजना ये सफेद, जरा नहीं मानता लाग लपेट, ब्रश तक चाहिए सुथरा और बर्तन भी। कहता करीम ब्रश धोने पर कैसा गंदला बचा रहता बाल्टी में, ठीक ठीक काला भी नहीं बदरंग, जैसे तमाम रंगों की हो कोई साजिश, हाथों से तो छूटता ही नहीं कमबख्त। यही आता इनके हिस्से में अधिकतर, यही आता इनके हिस्से में अधिकतर, हाथों में नाखून कोरों में जमता हुआ, गहरा उतरता हुआ फटी बिवाइयों में, चीकट कपड़ों पर अधिकतर यही, या और भी कैसे कैसे बेतरतीब रंगों के छींटे। कितना सधा है उनका हाथ, दो रंगों को मिलाती लतर, मजाल है जरा भी भटके इधर उधर। कैसे भी छिंट जाए उनका जिस्म उनके कपड़े सुथरी दीवार पर, मगर कहीं नहीं पड़ता कोई छींटा। कितने महंगे कितने बढ़िया बनाए गए रंग ये ब्रश, पता नहीं निर्माताओं को किसी किशन करीम या रामधन के हाथों में ही जीवित हो उठते हैं ब्रश, और लकदक हो उठते हैं ये रंग। करते हंसी ठट्ठा बतियाते, दूर देहात का कोई लोकगीत गुनगुनाते, रंग पुताई कर रहे हैं वे। कहाँ समझ पाता है कोई खाया अघाया कला समीक्षक इनके रंगों का मर्म। कहाँ समझ सकता है कोई खाया अघाया कला समीक्षक इनके रंगों का मर्म, कि छत की कठिन उल्टान में शामिल है उनकी पिराती पीठ का रंग, कि दुर्गम ऊंचाइयों के कोनों कगोरों में पुते हुए हैं उनकी छिपकली या बंदर मुद्राओं के जोखिम भरे रंग। देखना चाहो तो देख सकते हो चटकीले रंगों में फूटती ये चमक एशियन पेंट के किसी महंगे फॉर्मूले की नहीं, इनके माथे के पसीने पर पड़ती दोपहर की धूप की है। दरअसल महंगी कला दीर्घाओं की चार दीवारी तक महदूद नहीं, हमारी रोजमर्रा की दृश्यावलियों को खूबसूरत बनाया है इनके रंगों ने। दरअसल महंगी कला दीर्घाओं की चार दीवारी तक महदूद नहीं, हमारी रोजमर्रा की दृश्यावलियों को खूबसूरत बनाया है इनके रंगों ने। इन हाथों के पास है तमाम सीलन को पोंछने, इन हाथों के पास है तमाम सीलन को पोंछने हरने का हुनर, खराब मौसम और खराब स्थितियों को की तमाम साजिशों की तमाम साजिशें हैं सीलन, मौन पकता कोई अवसाद, बदरंग
छाइयों के चकत्तों में कहीं प्रकट होता हवाओं में घुलता हुआ। दरअसल ये दीवार की नहीं पृथ्वी की सीलन है। दरअसल ये दीवार की नहीं पृथ्वी की सीलन है। इन हुनरमंद हाथों से पूंछती मरहम लगवाती हुई। दरअसल ये दीवार की नहीं पृथ्वी की सीलन है। इन हुनरमंद हाथों से पूंछती मरहम लगवाती हुई। तो ये रंग पुताई करने वाले कविता का पाठ मैं आपके समक्ष कर रहा था। भाई दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं, बहुत आभार आपका। जी, आप सही कह रहे हैं। भूख और ज़रूरत की प्राथमिकताएं उन्हें भिन्न करती है। शिखर त्रिपाठी जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े हैं और कविता को आप उसके मर्म तक पहुंच रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है मित्र यहाँ जुड़े हैं। तो इस तरह से ये कविताओं का, कविता लेखन का ये सिलसिला बना और पत्र पत्रिकाओं में कविताएं आई तो आप मित्रों से, दूर बैठे मित्रों से स्वाभाविक है कि कविता के सूत्र वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ तक जुड़ते हैं और एक लेखकीय विस्तार, पाठकीय विस्तार के साथ एक कवि को, एक लेखक को उसका लेखकीय विस्तार भी मिलता है। इस तरह से कविताएं छपती रहीं और किताब पर भी बात होती रही और हम कहीं ना कहीं प्रेरित होते चले गए रचनाशीलता की तरफ। अब मैं एक और छोटी कविता आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। देवदोष, पगडंडियाँ गवाह में से ही, पगडंडियाँ गवाह हैं इस संग्रह में से ही मैं दूसरी कविता, एक और कविता आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, देवदोष। और इस कविता के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ों में, दूर दराज में अभी भी देवता का जीवन में बहुत दखल रहता है और कोई भी रोग, अवनति आदि कुछ भी होता है तो उसके लिए देवता को पूछा जाता है और ये भी समझा जाता है कि कहीं देवता नाराज़ तो नहीं हो गया, देवदोष तो नहीं लग गया, यानी देवता नाराज़ तो नहीं हो गया, देवदोष तो नहीं लग गया। उस संदर्भ में ये, और पशु बलि की प्रथा भी कहीं ना कहीं इसकी आड़ में चलती रहती है। तो ये देवदोष कविता का शीर्षक है। देवदोष को आप अविधार्थ में भी पढ़ सकते हैं और व्यंजना में भी। देवदोष। अद्वितीय किस्म के आस्थावान और दुर्लभ किस्म के सुंदर जीवन के बीचों बीच साक्षात ईश्वर की उपस्थिति में अपने समूचे भोलेपन के साथ उन्होंने उड़ा दी एक मेमने की गर्दन। कि अद्वितीय किस्म के आस्थावान और दुर्लभ किस्म के सुंदर जीवन के बीचों बीच साक्षात ईश्वर की उपस्थिति में अपने समूचे भोलेपन के साथ उन्होंने उड़ा दी एक मेमने की गर्दन। तो ये छोटी कविता देवदोष। तो स्वाभाविक है कि मैं पहले भी कविता पर बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि कविता में जो हमारी पक्षधरता है वो, मैं ये मानता हूँ, मेरे तई ये बहुत ज़रूरी है, जो मेरी अपनी कविता की समझदारी बनती है। मैं ये मानता हूँ कि कविता की पक्षधरता बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। कविता का प्रयोजन और सरोकार स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसके पक्ष में है। और जब हम पक्षधरता की बात करते हैं तो कविता हमेशा शोषक के पक्ष में खड़ी नहीं होती, शासक के पक्ष में भी खड़ी नहीं होती। कविता हमेशा शासित के पक्ष में खड़ी होती है और शोषित के पक्ष में खड़ी होती है। उसकी पक्षधरता समाज में अग्रगामी दृष्टि के साथ आम जन के साथ ही होती है। आम जन के सुख दुख के साथ, उसकी प्रताड़नाओं के साथ, उसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र है
उसके आम जन के संघर्ष और प्रताड़नाओं में वो संबल की तरह खड़ी होती है, हमारे तई भी और जन के तई भी। तो ये जो मेरी समझदारी कविता के प्रति है, कुछ बात मैं बीच में ज़रूर करना चाह रहा हूँ। अगली कविता मैं पढ़ रहा हूँ, इसका शीर्षक है इस बाजार समय में। इस बाजार समय में कि चमक का कमाल है सारा, चमक की व्याख्या का, रूप और रंग और गंध का जादू, जैसे दिनों में बीत चुके समय की को धत्ता बताता, फ्रिज में महक रहा लजीज पिज्जा या त्वचा को चमका रही क्रीम। कि चमक का कमाल है सारा, चमक की व्याख्या का, रूप और रंग और गंध का जादू, जैसे दिनों में बीत चुके समय को धत्ता बताता, फ्रिज में महक रहा लजीज पिज्जा या त्वचा को चमका रही क्रीम। चमक और विज्ञापन और व्याख्या पर लगाई जा रही सारी की सारी ऊर्जा और मेधा, रूप रंग रस गंध संवारने सहेजने में झोंकी जा रही युगों युगों की वैज्ञानिक खोज और उपलब्धियां। कि चमक और विज्ञापन और व्याख्या पर लगाई जा रही सारी की सारी ऊर्जा और मेधा, रूप रंग रस गंध संवारते सहेजने में झोंकी जा रही युगों युगों की वैज्ञानिक खोज और उपलब्धियां। अंतिम पंक्तियां कि कमाल ही कमाल इस बाजार समय में, सब लाजवाब चकाचक झकाझक। कमाल ही कमाल इस बाजार समय में, सब लाजवाब चकाचक झकाझक। तो ये बाजार समय, इस बाजार समय में शीर्षक कविता में आपके सामने पढ़ रहा था। पगडंडियां गवाह हैं में से ही एक छोटी सी कविता, अंतिम कविता, उसके बाद में कुछ ताज़ा कविताएं, संग्रह के बाद की कविताएं आपके सामने रखूंगा। एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूं, नहाते बच्चे। कि सिर्फ माँ ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, कि सिर्फ माँ ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या धूप। सिर्फ माँ ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या धूप। तो इस तरह धीरे धीरे कविताओं का सफ़र आगे बढ़ता है और स्वाभाविक है कविता की यात्रा में कुछ ना कुछ अनुभव नए जुड़ते जाते हैं। तो स्वाभाविक है जीवन के नए अनुभवों के साथ कविता भी उसमें कविता में भी वो अनुभव आते हैं, अनुभव का संसार विस्तृत होता चला जाता है। तो स्वाभाविक है कि कविता में भी जीवन के वो अनुभव आते चले जाते हैं। तो मैं संग्रह जो पगडंडियां गवाह है उसके संदर्भ में मैं बात कर रहा था कि उसका सफ़र कैसे रहा और उसके बाद का सफ़र जो है स्वाभाविक है कविता लिखने का वो दौर आगे भी जारी रहा। कविता की पक्षधरता की बात, और ये भी मैं ज़रूरी मानता हूँ कि कविता, बहुत दफ़ा हम बात करते हैं कि कविता सार्वभौमिक सार्वकालिक अपील उसमें रहती है, वो होनी रहेगी भी, रहनी भी चाहिए कविता में सार्वभौमिकता या सार्वकालिकता की अपील। लेकिन सार्वभौमिक मुझे ये ज़रूर लगता है कि हम अपने समय, अपने देश काल से कट करके ना तो हम सार्वभौमिक हो सकते हैं ना हम सार्वकालिक हो सकते हैं। हमारी जो गवाक्ष, हमारी जो खिड़कियां, हमारे जो दरवाजे सार्वकालिकता या सार्वभौमिकता की तरफ खुलते हैं, तो मित्रों वो हमारे अपने देश काल, हमारे अपनी स्थितियों
उसकी समझ के साथ ही कहीं ना कहीं वो बनते हैं। अब मैं संग्रह की बाद की कविताओं में, और कविता हमारे अपने समय की चिंताओं को, परेशानियों को ज़रूर एड्रेस करती है, उसको संबोधित ज़रूर करती है, उससे ज़रूर टकराती है अपने समय की विसंगतियों से। अब मैं एक कविता, ताज़ा कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कविता, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं प्रश्न, जिज्ञासाएं उसको लेकर के भी कविता के पास आता हूँ। तो जो कविता है वो, ये जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये समय समाज से प्रश्न करती है, प्रश्नांकित करती है बहुत सारी स्थितियों को। और मैं अपने आप को भी कटघरे में खड़े रखते हुए इस कविता के भीतर भीतर जाता हूँ, या इसके माध्यम से मैं कवि को भी, स्वयं को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, प्रश्नांकित कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बहुत कुछ कर रहे हैं स्मार्ट लोग। कि बहुत कुछ कर रहे हैं स्मार्ट लोग, राजनीति, फिल्मों, खेलों से लेकर धर्म और अर्थ जगत तक में मचाए हुए हैं धमाल। कि बहुत कुछ कर रहे हैं स्मार्ट लोग, राजनीति, फिल्मों, खेलों से लेकर धर्म और अर्थ जगत तक में मचाए हुए हैं धमाल। नगरों महानगरों में ही नहीं, दूर गांव देहात तक में खूब हो रही हलचल। सज रहे मंच, तोरण, द्वार, बिछ रहे कालीन, स्मार्ट लोगों के सफलता किस्सों से भरे पड़े हैं अखबारी पन्ने। चैनल लगातार गा रहे उनके चारण गीत, कैमरे भागे जा रहे उनके साथ साथ। स्मार्ट लोग खूब कर रहे सामाजिक कार्य, अपनी ब्रांडेड झक सफेद कमीजों में लगातार जा रहे मलिन बस्तियों में बराबर चल रहा समाज सुधार। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का खूब लगा रहे नारा, स्त्री अधिकारों पर कर रहे सेमिनार, किसान मजदूरों पर कितनी ही लिख रहे कविताएं। खूब कर रहे धर्म कर्म के काम, बना रहे मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिदों में खूब चढ़ा रहे सोना चांदी, लगा रहे लंगर। भिखारियों को खुले मन से दे रहे भीख, अनाथालयों में बांट रहे मिठाइयाँ, खूब खूब दे रहे दान अनुदान। और खुल रहे अनाथालय, और खुल रहे वृद्धाश्रम। स्मार्ट लोग फेसबुक ट्विटर पर भी कर रहे बड़े बड़े काम। कि स्मार्ट लोग फेसबुक ट्विटर पर भी कर रहे बड़े बड़े काम, खूब दे रहे फतवे फैसले, विरोधियों को कर रहे धराशायी, कोस रहे उस सब के लिए बिना शर्म बेझिझक, जो सब कुछ खुद भी करते हुए खूब खूब। कि स्मार्ट लोग फेसबुक ट्विटर पर भी कर रहे बड़े बड़े काम, खूब दे रहे फतवे फैसले, विरोधियों को कर रहे धराशायी, कोस रहे उस सब के लिए बिना शर्म और बेझिझक, जो सब कुछ भी वे जो कुछ सब कुछ भी करते हैं वे खूब खूब। पर्दे पर जश्नों महफिलों में बने ठने स्मार्ट लोग गा रहे प्रेम गीत। रेडियो टीवी पर घर बाजारों में हर जगह गूंज रहे प्रेम गीत, प्रेम से भर गई हो जैसे सारी पृथ्वी। कि पर्दे पर जश्नों महफिलों में बने ठने स्मार्ट लोग खूब गा रहे प्रेम गीत, हर तरफ गूंज रहे प्रेम गीत, प्रेम में भर गई हो जैसे सारी पृथ्वी। कह भी तो रहे बार बार स्मार्ट लोग, राजनीति में आए ही हैं वे। कह भी तो रहे हैं बार बार स्मार्ट लोग, राजनीति में आए ही हैं वे समाज सेवा के लिए। स्मार्ट पोशाकों महंगे धूप चश्मों के साथ उतर आए हैं झाड़ू लेकर सड़कों पर, चला रहे स्वच्छ भारत अभियान। पूरे मेकअप के साथ हेलीकॉप्टर से सीधे उतर रहे खेतों में, किसानों संग काट रहे गेहूं। लाइव कैमरे में गुफा में बैठ रहे कर रहे तपस्या। खूब सज धज में योग दिवस पर कर रहे योग प्राणायाम। खूब सज धज में योग दिवस पर कर रहे योग प्राणायाम,
कैमरे की निगरानी में कर रहे पौधरोपण, सबसे दयनीय किसी दलित के घर खाना खाने जैसा रच रहे मीडिया इवेंट, धूप चश्मों में निकाल रहे कैंडल मार्च, कर रहे अनशन, धरना, आंदोलन, दे रहे ज्ञापन। कि सबसे सबसे दयनीय किसी दलित के घर खाना खाने जैसा रच रहे मीडिया इवेंट, धूप चश्मों में कैंडल मार्च, कर रहे अनशन, धरना, आंदोलन, दे रहे ज्ञापन। और अंतिम पंक्तियां कि कैसे कह रहे हैं आप कि इतने बरसों से कुछ नहीं हो रहा इस देश में। कैसे कह रहे हैं आप कि इतने बरसों से कुछ नहीं हो रहा इस देश में, जबकि स्मार्ट लोग ला रहे हैं राम राज्य, स्मार्ट लोग क्रांति कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं आप कि इतने बरसों से कुछ नहीं हो रहा इस देश में, जबकि स्मार्ट लोग ला रहे हैं राम राज्य, स्मार्ट लोग क्रांति कर रहे हैं, स्मार्ट लोग क्रांति कर रहे हैं। तो इस तरह से आज के हमारे समय में जिस तरह का जीवन हमारे सामने आता है, तो कविता उससे स्वाभाविक रूप से मुखातिब भी होती है, प्रश्नांकित भी करती है वो। और मुझे ये भी लगता है कविता बहुत दफ़ा मुझसे खुद भी प्रश्न पूछती है, मेरे भीतर भी हलचल मचाती है और मुझे खुद भी स्वयं को भी कटघरे में खड़ा करती है अनेक दफ़ा। तो कविताओं से हम निरंतर जूझते हैं और उस जूझने से ही, उस टकराव से ही कुछ चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं और कविता की शक्ल में कहीं ना कहीं वो दर्ज भी हो पाती हैं। तो मैं बहुत विनम्रता से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कविता हमें स्वयं को भी आईना दिखाती है। और कविता मेरे लिए ये भी मैं कहूँ कि कविता मेरे भीतर के मनुष्य का मेरे साथ संवाद भी है। अक्सर हमारा ये प्रयास रहता है कि या तो हम देवता होना चाहते हैं या फिर हम अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में मनुष्य होने से नीचे कहीं पशुता की या उससे भी नीचे कहीं हैवानियत की बहुत गहराई तक उतर आते हैं। तो कविता मेरे लिए बहुत दफ़ा अपने आप से संवाद करने का, मनुष्य होने की शिनाख्त करने का एक माध्यम भी बनती है। तो संग्रह के बाद की कविताओं में एक और कविता आपके समक्ष मैं पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कविता। मधु मेहता जी नमस्कार, आप लोग जुड़े हैं। एक और कविता मैं पढ़ रहा हूँ छोटी संग्रह के बाद की। कविता का शीर्षक है घर ही है। वह घर ही है जहाँ इतनी आग होती है लगातार जलती हुई, कि वह घर ही है जहाँ इतनी आग होती है लगातार जलती हुई और जलने की नहीं पकने की गंध आती है। वह घर ही है जहाँ इतनी आग होती है लगातार जलती हुई और जलने की नहीं पकने की गंध आती है। शिखर त्रिपाठी जी, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। संग्रह के बाद की ही एक और कविता मैं पढ़ रहा हूँ, ताज़ा कविता। शीर्षक है ये हाथ। कि ऐसे मत देखो भाई इन्हें, काले हैं बदरंग तो क्या, सख्त और खुरदरे ये हाथ तमाम सौंदर्य के सर्जक हैं। ऐसे मत देखो भाई इन्हें, काले हैं बदरंग तो क्या, खुरदरे और सख्त ये हाथ तमाम सौंदर्य के सर्जक हैं। खिलाते हैं सबसे सुंदर फूल, उगाते सबसे सुंदर फल, गठीले सबसे सुंदर दाने, गठीले चिकने सबसे सुंदर दाने, सबसे सख्त दाने के भीतर रचते सबसे कोमल अंकुर, पोसते सबसे कोमल कोमपल, सबसे सुंदर बनाते हैं घर, दीवारें पोतते सबसे सुंदर, रास्ता बनाते निष्कंटक साफ शफाक,
तोड़ते सख्त सबसे सख्त बंजर, कि सबसे सुंदर बनाते हैं घर, दीवारें पोतते सबसे सुंदर, रास्ता बनाते निष्कंटक साफ शफाक, तोड़ते सबसे सख्त बंजर, जानते समझते हैं बिवाइयों का दर्द, हाथ की और खेत की भी, ऐसे मत देखो भाई इन्हें, काले हैं बदरंग तो क्या, खुरदरे और सख्त ये हाथ, कि जानते हैं समझ। मित्रों, संग्रह की बात की ताज़ा कविताओं में एक और छोटी कविता, शीर्षक है बहुत सुंदर। कि बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर दूसरी बच्ची को दिया है जन्म, और हो गई है बहुत उदास। कि बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर दूसरी बच्ची को दिया है जन्म, और हो गई है बहुत उदास, गहन उदासी में डूबी, बहुत सुंदर इस पृथ्वी को अब कैसे कहूँ मैं बहुत सुंदर। कि बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर दूसरी बच्ची को दिया है जन्म, और हो गई है बहुत उदास, गहन उदासी में डूबी, बहुत सुंदर इस पृथ्वी को अब कैसे कहूँ मैं बहुत सुंदर। गहन उदासी में डूबी, बहुत सुंदर इस पृथ्वी को अब कैसे कहूँ मैं बहुत सुंदर। शिखर जी बहुत आभार, जन सुलभ पुस्तकालय बहुत आभार। मित्रों, आप सब बने हुए हैं और इस बैठकी को गरिमा प्रदान कर रहे हैं आपकी उपस्थिति, और इन कविताओं को आप बहुत आत्मीयता से, दिनेश भाई बैठे हैं, बहुत आभार आपका। और मित्रों, अब धीरे धीरे आखिरी पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, और मैं एक लोक जीवन से जुड़ी हुई एक कविता अंत में आपको सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है झूंब। ये आप समझ जाएंगे, लोक का शब्द है, लेकिन बहुत दुरूह, बहुत मुश्किल नहीं है। बरसात में एक बोरे आदि को एक विशेष तरह से फोल्ड करके उसको सिर पर रखकर हमारे पहाड़ों में लोग काम करने के लिए निकलते हैं, तो श्रम करने के लिए निकलते हैं छाते के विकल्प के रूप में झूंब। तो ये एक लोक का एक उपाय है। कविता का शीर्षक है झूंब। कि आखिरी बस ने उतारा था उस रोज, जब पहाड़ी के उस तरफ गांव के आखिरी छोर पर और अचानक बरसने लगी थी बरसात, कि लेनी पड़ी यकायक जसोदा ताई के छज्जे की शरण। बैठ बेटा चाय पानी कर ले, कि उसके मीठे आग्रह को ढलती शाम और 1.5 मील के सफर के हाथों पड़ा था जब टालना, तो अभावग्रस्त बूढ़ी ताई ने भरपूर झिझक के साथ थमा दी थी बारिश के खिलाफ अपनी झूंब। काव्य स्मृतियों में, काव्य निर्मितियों में अटकी और अटी रह गई, धंसी रह गई कहीं गहरे वो मासूम झिझक और जसोदा ताई की वो झूंब। यह कुछ न दे सकने की स्थिति में खूब खूब दे डालने का किस्सा है। कि यह कुछ न दे सकने की स्थिति में खूब खूब दे डालने का किस्सा है। यह देने की क्षमता से कहीं आगे देने की भावना का किस्सा है। कुछ इसी तरह की तो है झूंब की वृत्ति और निर्मिति भी। अनाज या जिन्स के खाली बोरे को एक कोने से दूसरे तक धंसाकर एक साधारण सरल सी बनावट में रच दी जाती है झूंब, और बरसाती की शक्ल में एक सरल सा उपाय बौछारों के खिलाफ ओढ़ने ढकने को तैयार। छाता न होने की विवशता के आसपास एक असहाय के लिए सहाय बनती हुई, असहायता पर एक स्वाभिमानी की जीत की तरह प्रकट होती है झूंब।
कि छाता न होने की विवशता के आसपास एक असहाय के लिए सहाय बनती हुई असहायता पर एक स्वाभिमानी जीत की तरह प्रकट होती है झूंब। बौछारों के खिलाफ एक साहस, साधन सुविधाओं के निपट रीत चूक जाने पर एक बंजर रेगिस्तान में उग आई एक संभावना है झूंब। अपनी आधुनिक बनावट पर लाख इतराता फिरे छाता जानती है झूंब, आत्मीय ऊष्मा को समेटने की कहाँ है उसके पास तमीज। बखूबी जानती जसोदा ताई कि विवशता मात्र नहीं है झूंब, ढीठ बरसात नहीं लेती जब रुकने का नाम, और हुंकारती ही रह जाती खूंटे पर बच्चियां। अकर्मण्य हाथों के साथी तमाम छाते हो जाते हैं फिर विफल। अकर्मण्य हाथों के साथी तमाम छाते हो जाते हैं फिर विफल। लगी बरसात में झूंब ही दे पाती है दराती पर चलते हाथों का साथ। यूं झूंब ने चुना हमेशा कर्मशील हाथों का साथ। यूं झूंब ने चुना हमेशा कर्मशील हाथों का साथ। अंतिम पंक्तियां कि एक स्वाभिमानी परचम की तरह लहरा रही है झूंब सदियों से, इस बात की तस्दीक करती हुई कि अपने पूर्व परिभाषित उपयोग तक महदूद नहीं होती है चीजें। एक स्वाभिमानी परचम की तरह लहरा रही है झूंब सदियों से, इस बात की तस्दीक करती हुई कि अपने पूर्व परिभाषित उपयोग तक महदूद नहीं होती है चीजें। साधारण बनावट इस बोरी की तरह एक मददगार उपयोग और उपाय की कहीं भी हो सकती है संभावना। न होने में भी होना, न होने में भी होना एक सहाय संबल साहस का हमारे आसपास ही अदृश्य कहीं एक मुकम्मल समाधान है झूंब। कि कि कहीं भी हो सकती है संभावना, एक मददगार उपयोग और उपाय की कहीं भी हो सकती है संभावना। ना होने में भी होना एक सहाय संबल साहस का हमारे आसपास ही अदृश्य कहीं एक मुकम्मल समाधान है झूंब। एक मुकम्मल समाधान है झूंब। उदय भानु पांडे जी, बहुत आभार, आप बने हुए हैं इस बैठकी में। बहुत आभार आप सभी का। और मित्रों, इस तरह कविता का ये सफ़र चल रहा है। आप जैसे अग्रजों, मित्रों और आत्मीय मित्रों के प्रेरणा से, और निरंतर कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में भी जूझ रहे हैं, अपने समकाल से भी जूझ रहे हैं, और उसकी अभिव्यक्ति के अपनी पीड़ा को साझा करने का एक बहुत कारगर जो उपाय है, अपने सरोकारों का, अपनी जिज्ञासाओं का, उनको साझा करने का एक सरल सा उपाय मेरे लिए कविता है। कविता में संवादरत होना है। अंतिम कविता के रूप में एक छोटी सी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, औरत शीर्षक से। मित्रों, हम सबका एक तरह से सामंतवाद का इतिहास रहा है लंबा, और अगर हम ये कहें कि आज भी सामंतवाद के इतिहास से हम मुक्त हैं तो ये झूठ है। इसी बात के साथ मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है औरत। कि हम उसे सोने में देखते हैं, कि हम उसे सोने में देखते हैं, उसके होने में नहीं। कि हम उसे सोने में देखते हैं, उसके होने में नहीं। चाहते हैं, सराहते हैं, उसे सोने में सोचते हैं, सोने में नोचते हैं। कि हम उसे सोने में देखते हैं, उसके होने में नहीं। चाहते हैं, सराहते हैं, उसे सोने में सोचते हैं, सोने में नोचते हैं। गढ़ते हैं, मढ़ते हैं, उसे सोने में तोलते हैं, उसके होने में नहीं। गढ़ते हैं, मढ़ते हैं, उसे सोने में तोलते हैं, उसके होने में नहीं। उसे सोने में तोलते हैं, उसके होने में नहीं। तो इस तरह कविताओं का ये सिलसिला मुझे लगता है काफ़ी समय भी हो गया है। आप सब लोग
इस बैठकी में जो लोग भी मेरे साथ बैठे रहे, इस बैठकी को जिन्होंने गौरवान्वित किया अपनी उपस्थिति से, मैं हृदय तल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जन सुलभ पुस्तकालय का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बहुत स्नेहपूर्वक आमंत्रित किया कविता पाठ के लिए, और कविता पर अपनी बात कहने के लिए भी आप सबका यहाँ उपस्थित रहने के लिए, इस काव्य बैठकी में आपकी गौरवमयी उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जन सुलभ पुस्तकालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन तमाम कविताओं के माध्यम से अपनी बात रखने का मुझे ये सुंदर अवसर दिया। और जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, जन सुलभ पुस्तकालय जैसे जो बहुत सारे मंच हैं वो बहुत सार्थक संवाद का अवसर हमारे बीच रख रहे हैं। और ये जो अवसर है ये कहीं ना कहीं हमें विसंवाद से मुक्त करता है, संवाद की तरफ मोड़ता है। तो मैं जन सुलभ पुस्तकालय का अर्पण कुमार भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका, जन सुलभ पुस्तकालय से जुड़े तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।